आपका स्वागत है दोस्तों इस चैनल पर। हम इस सीरीज में देखने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को जो आपकी मदद करेंगे यूपी रेडियो ऑपरेटर इसके अलावा सीएसआईआर के एओ तथा एएसओ के एग्जाम में। इसके अलावा यूपी में अगले महीने फरवरी में एग्जाम होने वाला है आरओ एआरओ का। उसमें भी फिजिक्स के क्वेश्चन जो जनरल साइंस का पोर्शन है इसमें कवर किए जाएंगे। लगभग 2000 क्वेश्चन इसमें कवर किए जाने हैं। ये दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने 25 से 30 क्वेश्चन देखे थे और इस लेक्चर में हम फिर से 25 से 30 क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए संवेग का फॉर्मूला क्या है। संवेग को अगर हम p से डिनोट करते हैं तो इक्वल टू होता है द्रव्यमान इनटू वेग। यहाँ पर वेग को हम v से डिनोट कर रहे हैं और द्रव्यमान को m से। उसने हमसे पूछा है संवेग और वेग के अनुपात को। अगर हम संवेग को p से लिखते हैं और वेग का अनुपात लेते हैं तो इक्वल टू m आएगा यहाँ पर इस फॉर्मूले से। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि संवेग और वेग का अनुपात द्रव्यमान के इक्वल होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है। सही आंसर है कोणीय गति। आगे बढ़ते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा। बढ़ेगा, कम होगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये होता है 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। इस तरह से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है अंडर रूट एल के। एल होती है लंबाई। अगर कोई लड़की झूले पर झूल रही है, ये है झूला और ये है लड़की, अभी ये बैठी हुई है तो लंबाई एल है। लेकिन जब यही लड़की खड़ी हो जाएगी तो इसकी हाइट कुछ बढ़ जाएगी, उस वक्त लंबाई सिर्फ इतनी बचेगी। मतलब अगर हम इसे कैपिटल एल माने और लड़की के खड़े हो जाने पर लंबाई को एल माने तो पहले लंबाई थी कैपिटल एल और अब लंबाई घटकर हो गई है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, मतलब लंबाई कम हो गई है। अगर लंबाई कम हो गई है तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। घूर्णन करती एक गोल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब घूर्णन करती हुई एक गोल, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, गोल में नहीं है, यहाँ पर कुछ और होगा। जब कोई लड़का घूर्णन करती हुई चीज पर बैठेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि कोणीय वेग कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस पर क्या परिणाम पड़ेगा। त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गति ऊर्जा 4 गुना हो जाती है या भार दोगुना हो जाता है। देखिए चलती हुई वस्तु है, चलती हुई वस्तु है इसका मतलब है कि उसमें वेग होगा। और अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करें तो होता है mgh। और चलती हुई ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा की यदि हम बात करते हैं तो होता है हाफ m इंटू वी स्क्वायर। m द्रव्यमान होता है और v होता है वस्तु का वेग। अब आपने वेग को दोगुना किया है, ये काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर आपने वेग को दोगुना किया है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है वी स्क्वायर, मतलब वेग के वर्ग के प्रोपोर्शनल है। अगर आपने वेग को दोगुना कर दिया मतलब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो जाएगी 4, मतलब कि 4 गुना हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ओके, आप इसे अगर प्रीवियस क्लास के अनुसार देखना चाहते हैं डिटेल में तो k1 मान सकते हो आप अपॉन में k2 इक्वल टू आप मान लीजिए v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। k1 को हम k मानते हैं जो कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है, और k2 जो हमें निकाल ली है। पहले वेग था v तो हमने इसको v स्क्वायर लिख दिया और बाद में वेग हो गया 2v। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो k अपॉन k2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 4v स्क्वायर। यहाँ से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अंतिम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4k। k थी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि अंतिम काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी की 4 गुनी हो जाएगी। ओके, आंसर है सी। अब आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि देखिए द्रव्यमान की वैल्यू होती है m, अगर हम द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम भार को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे w से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो उन्होंने हमसे पूछा है किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। क्या होता है द्रव्यमान और भार में अंतर। सही आंसर है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। इसका रीजन ये है द्रव्यमान सिर्फ वस्तु का द्रव्यमान होता है, वह किसी तीसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम भार को देखते हैं तो m इंटू जी, अगर
यहाँ पर m तो कांस्टेंट है, पर भार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है g के। अगर आप g गुरुत्वीय त्वरण के तौर पर देखते हैं, तो पृथ्वी में भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाने पर और नीचे की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण निरंतर कम होता जाता है। यदि आप ऊपर जाते हैं तो भी कम होगा और नीचे जाते हैं तो भी कम होगा, और केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाता है। तो यदि आप केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र पर भार 0 हो जाएगा, और अगर आप ध्रुवों की बात करते हैं तो ध्रुव पर किसी वस्तु का भार मैक्सिमम होता है। इसलिए हम मानेंगे कि भार परिवर्तनशील होता है, परंतु द्रव्यमान परिवर्तनशील नहीं होता। सेम स्थिति चांद पर भी होती है। चांद का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। इसलिए यदि आप भार को देखेंगे, तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान हम m मानते हैं, तो अर्थ पर उसका भार होगा m इंटू जी। लेकिन यदि आप चांद की बात करते हैं, मून पर, तो मून पर इसका भार होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, पर जी छठवां भाग हो जाता है, मतलब mg/6 हो जाएगा। सही आंसर है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम है? यह है जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जो कि जड़त्व का नियम होता है। ये कहता है कि किसी वस्तु को अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति के अगर हम द्वितीय नियम की बात करें, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है कि संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा बल के बराबर होती है। मतलब कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। P होता है संवेग में परिवर्तन, P संवेग और डेल्टा P संवेग में परिवर्तन होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम बोलता है कि किसी भी क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है, और गैलीली की गति विषयक नियम आपने आगे पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के द्वारा त्वरण, देखिए F इज इक्वल टू ma। ओके, तो यहाँ पर F फोर्स होता है, m द्रव्यमान होता है और a होता है त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है, ये आपको पहले भी बताया गया है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a, मतलब त्वरण के। बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार देखिए, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ओके, देखिए, कहने का मतलब ये है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर या किसी भी क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम, आपको पहले बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑब्वियसली तृतीय नियम के द्वारा ही संभव है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम होता है, द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन, और तृतीय नियम बराबर और विपरीत फोर्स। देखिए, आगे बढ़ते हैं। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है, या फिर गैलीलियो का है? ये कथन है न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। हमने आपको न्यूटन की गति का पहला नियम बताया था, जड़त्व का नियम। कोई वस्तु यदि गतिमान है तो वह गतिक अवस्था में ही रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तब वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम से मिलता है। आगे बढ़ते हैं। बल की परिभाषा आती है, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के प्रथम नियम से आती है, द्वितीय नियम से आती है, तृतीय नियम से आती है, गुरुत्वाकर्षण नियम से आती है। सही आंसर है न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। बल की परिभाषा आती है, देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि बल की परिभाषा न्यूटन की गति के कौन से नियम से। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बल की परिभाषा को न्यूटन की गति का कौन सा नियम सिद्ध करता है, मतलब प्रायोगिक कौन है। यदि आपसे परिभाषा की बात की जाए तो आपको आंसर लगाना है पहला नियम। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करके आपको बता दिया जाए कि बल की परिभाषा सिद्ध कौन से नियम से होता है, तो उसका आंसर होगा दूसरा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। ये लगाना है आपको। ठीक है, परिभाषा पहले से मिलेगी, पर उसका जो प्रायोगिक सिद्ध है, सिद्ध किससे हुआ? तो वो द्वितीय नियम से सिद्ध हुआ है। किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑब्वियसली जड़त्व का नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। कई बार हम ये पढ़ चुके हैं। आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। ऑब्वियसली जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि इसमें न्यूटन की गति का कौन सा नियम कार्य करता है? पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग परिवर्तन का नियम या फिर तीसरा क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बराबर। ऑब्वियसली तीसरा। तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। देखिए, घोड़े ने पृथ्वी पर अपना बल लगाया, पैरों से बल लगाया, ये घोड़े ने क्रिया की। और पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया गया वो प्रतिक्रिया, जो कि बराबर और विपरीत दिशा में लगाई गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम या न्यूटन का तीसरा नियम। देखिए, मैंने आपको बताया है न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम। कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। कोई वस्तु अगर विराम है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है। इसलिए न्यूटन की गति का पहला नियम, जब ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, क्योंकि बस आगे की ओर चल रही होती है। यात्रियों की गति भी बस के साथ आगे की ओर होती है। लेकिन जब ब्रेक लगा दिया जाता है, ब्रेक एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स है, जब लगाया जाता है तो बस तो रुक जाती है। पर व्यक्ति में जो जड़त्व का नियम है, उसके अनुसार व्यक्ति में एक फोर्स आगे काम करता है, जो लगातार उसे आगे की ओर गतिशील अवस्था में ही रहना चाहती है हमारी बॉडी। इस वजह से जब ब्रेक लगता है तो बॉडी आगे की ओर धक्का लेती है, न्यूटन की गति का पहले नियम के अनुसार। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑब्वियसली न्यूटन के गति के तृतीय नियम। मैंने आपको बताया था कि क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। जब आप रॉकेट सिद्धांत की बात करते हैं, रॉकेट जब पृथ्वी से विमोचित होता है तो उसके ईंधन के जलने से रॉकेट के बैक में एक थ्रस्ट उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से रॉकेट हवा में आगे की ओर बढ़ता है। ऑब्वियसली न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। ओके, आगे बढ़ते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? ऑब्वियसली जड़त्व आघूर्ण, सॉरी, विराम जड़त्व। ओके, सी, ऑप्शन सी सही है, जड़त्व का नियम। जड़त्व आघूर्ण एक दूसरी चीज होती है। द्रव्यमान का संरक्षण नियम, गति का तीसरा नियम, ये आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो विश्राम जड़त्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? आपने देखा होगा, जब आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, सभी ने खेला होगा, तो जब बॉल आती है तो आप अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। सेम चीज जब आप किसी हार्ड सतह पर या ऊंचाई से आप कूदते हो तो आपके पैर अपने आप पीछे की तरफ हो जाते हैं। मतलब आप डायरेक्ट नहीं कूदते हो, थोड़ा पीछे हो जाते हैं। हाथ जब बॉल आ रही होती है तो अपने हाथ को आप थोड़ा सा पीछे कर लेते हो। इसका रीजन क्या है? इसका सही आंसर है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ओके, जड़त्व जड़त्व के नियम के वजह से। बल गुणनफल है। बल किस चीज का गुणनफल है? मैंने आपको पहले बताया है कि F इज इक्वल टू एम ए। आप लोग बताइए यहाँ M क्या है और A क्या है। ठीक है, M है द्रव्यमान, A है त्वरण। ओके, आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी आती है। बताइए, देखिए, मात्रा में कोई कमी नहीं आती क्योंकि वो द्रव्यमान है, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। परंतु भार में कमी आएगी, जी की वजह से। जी 1/6 हो जाता है इस वजह से। ओके, यहाँ पर भार घट जाता है क्योंकि भार इज इक्वल टू होता है mg, मैंने आपको पहले बताया था। तो G/6, इस वजह से भार भी 1/6 हो जाएगा। ओके, और मात्रा अपरिवर्तित रहती है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान कैसा होगा? देखिए, भूमध्य रेखा पर जी का मान सर्वाधिक होता है। ओके, यह है पृथ्वी, यह है भूमध्य रेखा। अगर आप भूमध्य रेखा पर होते हो तो जी का मान सर्वाधिक होता है। आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है, मतलब कि ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। इस वजह से ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक और केंद्र की ओर जाने पर जी का मान न्यूनतम, मतलब शून्य हो जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ऑब्वियसली जी का मान बढ़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है।
ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिकतम होता है। देखिए, शरीर के वजन की बात की जा रही है। ओके, mg। मैंने आपको बताया कि ध्रुवों पर जी सर्वाधिक होता है, इस वजह से वजन भी ध्रुवों पर ही सर्वाधिक होगा। वहीं अगर आपसे पूछे केंद्र पर, तो केंद्र पर वजन 0 हो जाएगा, क्योंकि जी का मान 0 होता है केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर। ओके, और ये ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। तो सही आंसर है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। रीजन यही है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है, इस वजह से भार भी ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? क्योंकि उसका भार कम है। ओके, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है, लेकिन पृथ्वी पर जी है। ऑब्वियसली जब व्यक्ति हल्का महसूस करेगा तो ज्यादा ऊंचाई तक उठेगा। तो इसका आंसर है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। 20 किलोग्राम के वजन को जमी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, कार्य की डेफिनेशन होती है एम जी सॉरी कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुणे विस्थापन। ओके, एफ इंटू डी आप लिख सकते हैं। एफ के लिए होता है एम इंटू ए, विस्थापन है, और ये है डब्ल्यू। ठीक है, अगर आप एम को लिखते हो इसके आगे और देखिए एम, ए के होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, मतलब वेग में परिवर्तन को ही त्वरण बोलते हैं। और इनटू में है डी, जो कि एक विस्थापन होता है। देखिए, विस्थापन कांस्टेंट है 1 है, द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा ही, 20 किलोग्राम है, डब्ल्यू हम देख ही रहे हैं। लेकिन जमी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है भी में। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। एक रीजन ये, जब डेल्टा भी ही 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगा। वहीं अगर आप डी की बात करते हो, तो यहाँ पर अगर आपसे mgh पूछते हैं, अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती mgh, तो यहाँ पर आप h की जगह पर 1 लिखते, m की जगह पर सॉरी m की जगह पर 20 लिखते, g की जगह पर 9.8 और h की जगह पर 1 लिखते, आंसर आ जाता आपका। जो भी आती, जो भी वैल्यू आती, वो आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है डी, मतलब कि विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन यहाँ कुछ भी नहीं है, आपने बस ऊपर पकड़ लिया, विस्थापन 0 है। दूसरी बात, भी 0 है, तो W इज इक्वल टू 0। ओके, मतलब कि 20 किलोग्राम के वजन को जमी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य आपको 0 होगा। W इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन एल डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी इंटू डी। डी भी 0 है यहाँ पर, और डेल्टा भी 0 है यहाँ पर, इस वजह से किया गया कार्य 0 ही होगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलेंगे। उस लेक्चर में फिर से इसके आगे के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इस सीरीज में आपको 2000 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे, जो सिर्फ फिजिक्स से होंगे। इसके अलावा और भी लेक्चर मिलेंगे जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी रिलेटेड होंगे। ओके, तो आपकी पूरी जनरल साइंस इस सीरीज में आपको कंप्लीट कर दी जाएगी, जो कि एएसओ और खास तौर पर यूपी रेडियो ऑपरेटर, जिसमें सिर्फ फिजिक्स आनी है। इस सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।